अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ये। मैंने ये इसलिए बोला कि जब आप लोग अपने कॉलेजेस में पढ़ते हो तो हर कॉलेज के अंदर जो टीचर होता है वो इसको डिफरेंट नेम से पुकारता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। कभी हम इसको, मैं जब पढ़ता था, मैं स्टूडेंट था, तो हमारे जो सर थे वो हमें स्टिचोमीट्री कहते थे। इसे क्या बोला करते थे जी? स्टिचोमीट्री। फिर मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मेरे जो टीचर्स थे वो इसे स्टैक्योमीट्री बोलते थे। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने अपने दोस्तों के साथ ये वर्ड शेयर किया तो बहुत सारे दोस्त मेरे कहते थे कि ये स्टिशोमीट्री होता है। तो आपका जो दिल करे केमिस्ट्री के अंदर आप इसको स्टिचोमीट्री बोलो, स्टैक्योमीट्री बोलो या स्टिशोमीट्री बोलो। मोस्टली लोग इसको या तो स्टिशोमीट्री बोलते हैं या स्टैक्योमीट्री बोलते हैं। तो आपका जो दिल करता है आप वो इसे बोलो। उसकी वजह क्या है बच्चे? ये जो लफ्ज़ मैंने लिखा है, ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है। अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज का होता तो फिर तो हम चलो फिर भी माड़ा मोटा इसको सही प्रोनाउंस कर पाते। बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। उन दो ग्रीक वर्ड में एक है स्टिशोन, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स, और एक होता है मीट्रॉन जिसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। बच्चे मेरी बात समझ आई है? मैंने बोला कि ये जो हमारा वर्ड स्टिशोमीट्री है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड स्टिशोन से निकला है, जिसके मीनिंग होते हैं एलिमेंट्स, और मीट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। मीन अगर सादे अल्फाज में मैं बोलूं कि स्टिशोमीट्री क्या है तो आप कह सकते हो कि बेसिकली इट इज द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। चलें मैं अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूं। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए आपके साथ बात शेयर की है, आपकी बुक में नहीं लिखी। आपकी बुक में जो बात लिखी हुई है वो इसकी डेफिनेशन है कि स्टिशोमीट्री क्या होती है। जी हम इस डेफिनेशंस को, मैं बच्चे इसको 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं हमेशा इसकी डेफिनेशन को। सबसे पहला हिस्सा हम कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बच्चे याद रखना, स्टिशोमीट्री इटसेल्फ केमिस्ट्री की एक ब्रांच समझी जाती है, जिसके अंदर आप जानते हो ना, आप जब भी 9th क्लास में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, न्यूक्लियर, डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ते थे केमिस्ट्री की, तो आपकी पहली लाइन यही होती थी उनके बारे में कि जी इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ फलां। जी हम इसके अंदर फलां चीज को स्टडी करते हैं। तो जी इसके अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दोबारा गौर से सुनो जी, दूसरा हिस्सा मैंने बोला कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द quantitative
relationship between reactant and product. तीसरा हिस्सा थ्रू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, ये क्या होता है, ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी को हम केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच बोलते हैं जी? स्टीशियोमेट्री। मैं एक दफा फिर डिफाइन करता हूं ताकि आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और ये हमारा आप ऐसे समझो पहला शॉर्ट क्वेश्चन था। ये टॉपिक मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में यूज किया जाता है, कभी कभी सम टाइम ये लॉन्ग भी आ जाता है। मैंने क्या बोला जी? स्टीशियोमेट्री की डेफिनेशन क्या कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ quantitative relationship between reactants and product through the balanced chemical equation is called stoichiometry. ओके, मैं एग्जांपल की तरफ चलता हूं ताकि मैं अपनी बात समझा सकूं। बच्चे, मेरे पास है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है जी? कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल जाए तो ये क्या बन जाता है जी? CO2। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रही है वो क्या है, वो सुनो। ये इक्वेशन बता रही है कि जी 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन मिलके 1 मोल क्या बना देते हैं? CO2। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं जी? स्टीशियोमेट्री। मैं एक और एग्जांपल दूं आपको। मेरे पास है H2 प्लस O2 एरो 2H2O। अगेन मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बच्चे याद रखना, स्टीशियोमेट्री को के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को स्टडी करने के लिए लाजमी है कि इक्वेशन बैलेंस। ओके, ये इक्वेशन, ये यहां स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप मुझे क्या बता रहे हैं कि जी 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल O2 मिल के क्या बना रहे हैं? 2 मोल वाटर। बेटा, इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की स्टडी को हम केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच मानते हैं? स्टीशियोमेट्री या स्टैक्योमेट्री। आप इसको जिस नाम से भी पुकारो यार, इसने कभी माइंड नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी कि यार ये सर क्या इसको बोली जा रहा है। चलते हैं जी अगले पॉइंट पे। मैं अब अपने थर्ड पॉइंट पे आ चुका हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है जी, राइट डाउन द अजम्पशंस ऑफ स्टीशियोमेट्री। कि जब आप किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करते हो तो बच्चे वहां हम 3 चीजें अज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि भाई ये इस इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं, तभी हमारी वो जो स्टडी होगी वो ठीक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और उन चीजों को जिनको हम यहां स्टडी के दौरान अज्यूम कर रहे होते हैं, मींस वो वहां मौजूद होती हैं, उनको हम बोलते हैं assumptions of स्टीशियोमेट्री। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा assumptions।
वैसे तो 3 नहीं है, 2 लिखी होती हैं, जो आपकी हेल्पिंग बुक है वहां 3 लिखी हुई है। अजम्पशंस, मैथ वाले इसको लेट बोलते हैं जी, सपोज करते हैं। हम केमिस्ट्री में अजम्पशंस का वर्ड यूज करें। पहली अजम्पशन सुने जी, हम कहते हैं हमने जिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्टडी किया है उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू प्रोडक्ट्स। तो पहली बच्चे बड़ी आसान सी हैं जी, पहली अजम्पशन, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। हो गया ना जी, मैंने क्या बोला, all the reactants are converted into products। चलिए दूसरी अजम्पशन सुने, मैंने ये भी साथ ही बोल देना है भैया, नो साइड रिएक्शन अकर। यहां जिस इक्वेशन को मैं स्टडी कर रहा हूं इसके अंदर किसी किस्म का कोई साइड रिएक्शन भी नहीं है। तो दूसरी अजम्पशंस क्या है जी, नो साइड रिएक्शन अकर। तीसरी, हम कहते हैं जिस इक्वेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, जहां हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, वो इन 2 लॉज को मस्ट ओबे कर रही होगी। वो 2 लॉज कौन से हैं, वो 2 कानून कौन से हैं, उनमें एक का नाम जाना पहचाना है, आपने बार बार सुना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। क्या नाम है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। मैं इसकी डेफिनेशन आपको बाद में बताता हूं। और दूसरा लॉ है जी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये नया नाम है शायद आप लोगों के लिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। मीन्स कि आप यहां लिखोगे कि द स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन मस्ट बी ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। बोथ दीज लॉज must be obeyed during the stoichiometric calculations। आपके रिलेशनशिप्स में इन दोनों लॉज का ओबे करना मस्ट है। क्या है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस and law of definite proportion must be obeyed during stoichiometric calculations। ओके जी, मैं इन दोनों लॉज को डिफाइन कर देता हूं ताकि आपकी परेशानी खत्म हो जाए। बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, इसको 8 क्लास में हम पढ़ते थे, 9th क्लास में पढ़ते थे, कि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। इसको लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। और जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे और हम चैप्टर 7 में पहुंचेंगे फर्स्ट ईयर में, तो हम इसी को एक और नाम से पुकारेंगे और वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
तो बच्चे अभी मैं इसको डिफाइन करने लगा हूं कि द mass can neither be created nor destroyed but can be changed from one form to another form. आप कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में जो मैस होता है वो ना खुद से आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना उसे खत्म कर सकते हो। आप उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर सकते हो। फिजिक्स वाले इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहते हैं देखो, हम पानी से बिजली बनाते हैं, वहां पे जो वो लहरें होती हैं वो एक अलग से एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम किस में चेंज कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम हवा से बनाते हैं, हवा के अंदर एक एनर्जी है और बेटा जी वही एनर्जी हम किस में चेंज कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पता नहीं वो साउंड एनर्जी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में क्रिएट चेंज कर रहे होते हैं। खुद से हम ना कुछ बना रहे होते हैं और ना ही खुद से हम कुछ खत्म कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला कर सकते हैं। केमिस्ट्री में मैंने मैस का नाम लिया कि भैया मैस ना तो खुद से बनाया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है। आए मैं आपको सबूत दूं। इस रिएक्शन के ऊपर गौर से देखो, कार्बन था, इसका मास कितना होता है? 12 ग्राम, 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 2 ऑक्सीजन मिल जाए तो 32 ग्राम, 32। मैंने इन 2 मैसेस के जरिए एक और मैस बनाया CO2, जिसका मैस कितना होता है? 44 ग्राम। देखो इधर भी मैस कितना है? 44, इधर भी कितना है? 44। मैंने मैस को खत्म नहीं किया, मैंने सिर्फ ना ही खुद से कोई कुछ किया है, मैंने जस्ट एक मैस को दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया। इसको हम बोलते हैं बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। चलें दूसरे लॉ पे आते हैं। दूसरे लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है जी, ये भी बड़ा आसान है। हम कहते हैं, ये लॉ बोलता है कि जी जब कोई केमिकल कंपाउंड्स अपनी प्योर फॉर्म में होता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशो से होते हैं बाय देयर मैसेस। अगर आप कोई प्योर केमिकल कंपाउंड्स उठाओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शायद आपको मेरी बात आप समझ आए। ये देखो मेरे पास एक कंपाउंड है जी, सिंपल सा H2O। बच्चे इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, ये हमेशा अपनी फिक्स रेशो से होते हैं। मींस क्या फिक्स रेशो है? 4, सॉरी जी, हाइड्रोजन का मास कितना होता है जी? 2:60 या 1:8। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, मींस आप कभी भी वाटर को उठाओगे तो इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स के जो मैसेज होंगे वो हमेशा एक फिक्स रेशो से होंगे। आप इसको देख लो बच्चे, CO2 को, इसमें कार्बन का मैस हमेशा 12 होगा और ऑक्सीजन का मैस हमेशा 32 होगा। ये जो दोनों एलिमेंट्स के मैसेज इस प्योर कंपाउंड में फिक्स रेशो में हैं,
इसी का नाम होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक हो गया जी। 3 काम हो गए ना जी हमारे। पहला, स्टीशियोमेट्री का मीनिंग मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको स्टीशियोमेट्री की डेफिनेशन बताई, स्टीशियोमेट्री की एग्जाम्पल समझाई, स्टीशियोमेट्री के अंदर जो हम चीजें अज्यूम करते हैं अजम्पशंस बताई। अब मैं जाने लगा हूं जी स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। क्या है जी? ये बड़े आसान है, ये बजाय बड़े मुश्किल लगते हैं बच्चों को, लेकिन है वाह आसान। इनको हम क्या बोलते हैं जी? स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। चलें जी, ये रिलेशनशिप्स क्या है जी? रिलेशनशिप्स, इनको हम पूरे नाम से पुकारते हैं स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। ये बहुत आसान से हैं, पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं, फिर मैं हमेशा बच्चों को सिर्फ एक बताता हूं और बाकी वो खुद डिफाइन कर लेते हैं। ये हैं वावा, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, बहुत सारे बन जाते हैं। आपके बुक में 3-4 लिखे हुए, मैं वो लिखने लगा। सबसे पहले है जी मैस मैस रिलेशनशिप। मैस मैस रिलेशनशिप। एक और होता है जी मैस मोल रिलेशनशिप। एक है जी मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक है जी मैस चलो जी, ये चौथे वाला लिखने लगा हूं, मोल रिलेशनशिप। इसी तरीके से मोल मैस बोल सकते हो, मोल वॉल्यूम बोल सकते हो, जो आपका दिल करे बोली जाए। मैं इस एक को पहले डिफाइन करने लगा। इस मैस मैस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कहता है जी, अगर आपको किसी एक सब्सटेंस का मैस दे दिया जाए तो आप एन अदर सब्सटेंस का मैस कैलकुलेट कर सकते हो। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? मैस मैस रिलेशनशिप। मैं दूसरा डिफाइन करूंगा तो आपको मेरी बात अच्छी लगेगी। ये मैंने बोला, इसको गौर से देखना, मैं इसके नाम के ऊपर डिफाइन कर रहा हूं। इफ द mass of one substance is given, then the moles of another substance can be calculated. This relationship is called mass mole relationship. इसको देखो, अगर हमें एक सब्सटेंस का मैस गिवन हो तो हम उसकी मदद से एन अदर सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब सुनो, मोल का, अगर आपको एक सब्सटेंस के मोल गिवन हो तो आप एन अदर सब्सटेंस के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। और इन सारे रिलेशनशिप्स को हम बोलते हैं स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। परेशान नहीं होना, वो आपको उल्टा भी लिख के दे सकता है। लाइक ऐसे पूछ ले, बताओ भैया मोल मैस रिलेशनशिप क्या होता है? जो पहले आपको लिखा हुआ नजर आए वो आपको गिवन होगा। लाइक मैं कहता हूं व्हाट इज मोल मैस रिलेशनशिप, आप कहते हो जी इफ द मोल ऑफ वन सब्सटेंस आर गिवन then the mass of another substance can be calculated। बच्चे ये जो पहला होगा ये एक सब्सटेंस का आपको गिवन हुआ करेगा, तो ये दूसरा आप दूसरे सब्सटेंस का क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। और इस रिलेशनशिप को
हम क्या बोलते हैं, स्टीशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। चलें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी, कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी। इसको नोट कर लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। कोई बात अगर पूछनी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।